श्याम मानव जी, कांग्रेस पार्टी ने अभी जो अपना घोषणा पत्र 2024 के लिए जारी किया, उसे उन्होंने न्याय पत्र कहा है। और उसमें किसानों का जो मुद्दा है, किसानों की जो समस्याएं हैं, उन पर बहुत अच्छे उपाय उन्होंने बोले हैं और हम करेंगे ऐसा कहा है। उस पे आप ये मुद्दा आप रख रहे हैं कि यानी ये मुद्दा हमारा हुआ कि जो एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात है, उसका महत्व आपने बताया। पर इसके अलावा और कौन से मुद्दे आपको लगते हैं कि उस मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में हैं कि जो किसानों की जो समस्याएं हैं, उनके बारे में वो बहुत अच्छे परिणाम देंगे? क्या उसको लेकर और भी कुछ उपाय उसमें बोले गए हैं और कुछ घोषणाएं उसमें की गई हैं? कांग्रेस का ये जो घोषणा पत्र आया है, ये खास कर किसानों के बहुत बड़े आंदोलन के बाद आया है। ये आंदोलन 14 माह तक चला है। 150 से ज्यादा किसान संगठन इसमें शामिल हुए थे। शायद टीवी या जिसको हम जनरल मीडिया कहते हैं, उसमें इसकी ज्यादा चर्चा इतनी नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर और खास कर यूट्यूब पर इसकी बहुत गहराई से चर्चा हुई। इस सबका फायदा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उठाया है और बहुत बारीकी से इसका अध्ययन कर कुछ आश्वासन हमें दिए हैं। सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज वो यानी एमएसपी का कानून लागू करना और स्वामीनाथन आयोग के अनुसार एमएसपी देना। कृषि का उत्पाद मूल्य प्लस 50% उसमें मुनाफा मिलकर ये एमएसपी तय होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और इसके नीचे पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज की खरीद नहीं कर पाएगा। यानी इसका जो खरीद मूल्य होगा वो मिनिमम ये होगा, इससे कम नहीं होगा। कानूनन गारंटी का मतलब ये होता है। ये जो एमएसपी तय करने की बात है, उसके लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा, ये भी आश्वासन ये घोषणा पत्र में कांग्रेस ने दिया है। ये काफी दिनों से डिमांड थी कि ये स्वतंत्र आयोग होगा जिस पर सरकार का डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं होगा और वो स्वतंत्रता से मूल्य तय करेगा, बाकी भी डिसीजंस लेगा। जो 3 काले कानून आए जिनका बहुत कड़ाई से विरोध हुआ, उस कानून के तहत जो भी फायदे किसानों को मिल सकते थे, वे सभी फायदे किसानों को मिले। इसलिए भी कुछ चीजें एक घोषणा पत्र में कही गई है, जैसे खरीद केंद्र जो है एमपीएमसी, वहां पर जो भी एमएसपी की वैल्यू होगी उसके आधार पर जो खरीद होगी, तो अभी डायरेक्टली वो पैसा ऑनलाइन किसानों के बैंक खाते में चला जाएगा। यह व्यवहार डायरेक्ट होगा। यानी पहले इसका माध्यम जो था बिचौलिए, वो बिचौलियों का माध्यम यहां खत्म किया गया है। अब उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे, इसके डिटेल्स यहां पर नहीं है। शायद उसमें का कुछ हिस्सा जो सरकार न्यूनतम मूल्य देगा, उसका कुछ हिस्सा उनको दिया जाएगा, या फिर जो बिचौलिए है, एजेंट्स हैं, वो हिस्सा किसानों के मूल्य से काटा जाएगा। इसके बारे में यहां स्पष्टता नहीं है, लेकिन ये छोटी सी बात है, बाद में इसका निर्धारण हो सकता है। स्थायी आयोग की बात जो की है, वहां पर जो जो कृषि के लिए ऋण की आवश्यकता होगी, ऋण राहत की आवश्यकता होगी, ये स्थायी आयोग उस पर निर्णय लेगा।
मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में इसकी बहुत आवश्यकता होगी। कृषि के लिए ऋण की तो हमेशा ही आवश्यकता रहने वाली है, लेकिन ऋण राहत की आवश्यकता आगे चलकर नहीं रहेगी। लेकिन इसके लिए भी एक स्वतंत्र कृषि वित्त पर एक स्थायी आयोग नियुक्त किया जाएगा, जिसके माध्यम से ये काम किया जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा निर्णय है। फसल बीमा, बीमा के माध्यम से किसानों को बहुत बड़े पैमाने पर लूटा गया। अभी उसका कुछ हिस्सा सरकार देती है, और प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि किसानों का इसका बिल्कुल फायदा नहीं मिलता है। कोई ना कोई बहाना बनाकर ये बीमा की रकम किसानों तक नहीं पहुंचती है, और ये बीमा कंपनियां हजारों करोड़ रुपए कमा चुकी है। इसमें परिवर्तन लाया जाएगा। किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा। बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा, और सभी दावों को निपटाने के लिए 30 दिन के भीतर ये दावे निपटे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी। ये भी एक बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है। किसान संगठन के परामर्श से कांग्रेस किसानों को कृषि उपज की बिक्री के लिए 3 रास्ते उपलब्ध कराएंगे, जो काले कानून में जो व्यवस्था थी। किसान एमपीएमसी मार्केट में विनिमय कर सकते हैं, वहां अपनी खरीद बेच सकते हैं, वहां अपनी उपज बेच सकते हैं, या फिर ई बाजार में वे कर सकते हैं। वैसे तो आप बोलेंगे कि पुराने कानून में भी ये व्यवस्था थी, लेकिन पुराने कानून में कुछ गड़बड़ियां की गई थी। जैसे एपीएमसी मार्केट में अगर बेचना है तो कुछ हिस्सा देना पड़ेगा एजेंट्स को, और बाहर के मार्केट में बेचना है तो ये एजेंट को देने की जरूरत नहीं है। तो फिर एपीएमसी मार्केट पूरी तरह से बंद हो जाते, जो सबसे बड़ा आधार आज तक किसानों का रहा है। यहां पर यह बात स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन उसके ऊपर इतने ऑब्जेक्शन थे कि डेफिनेटली यहां पर कोई अतिरिक्त मूल्य अगर एपीएमसी मार्केट में लगने वाला है तो नेचुरली वो बाहर भी लगेगा, नहीं तो बाहर और इसमें कोई अंतर नहीं बचेगा। इतना ही नहीं तो किसान ई मार्केट से भी बेच सकेगा, बाकी जगह भी बेच सकेगा। और साथ में कांग्रेस ने ये अपने घोषणा पत्र में आश्वासन दिया है कि बड़े गांवों में और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित करेगी, ताकि किसान अपनी उपज डायरेक्टली वहां बेच सके, और बिचौलियों का फायदा वो किसान खुद प्राप्त कर सके। यानी उपभोक्ता और किसान डायरेक्टली एक दूसरे के साथ में व्यवहार कर सके। काफी और भी छोटी छोटी चीजें और महत्व की चीजें इसमें हैं, लेकिन वो बहुत तांत्रिक होने के कारण मैं उसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। लेकिन सारे के सारे ट्यूबवेल सौर पैनल से जोड़ने की बात और उसके लिए एक खास कार्यक्रम शुरू करने की बात, ये बहुत महत्व की बात है। हालांकि उसकी शुरुआत अभी हम लोग कर चुके हैं, तो ये उस पर ज्यादा जोर देकर कहा गया है, ताकि डीजल की आवश्यकता नहीं बचेगी, बाकी तेलों की आवश्यकता नहीं बचेगी, या फिर केवल बिजली पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो आज का आधुनिक जो एनर्जी है सौर पैनल, उसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। साथ में बागवानी, मछली पालन और रेशम कीटक पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजना लागू की जाएगी, ये भी कहा गया है। यानी ये स्पष्ट है, सभी लोग जो भी थोड़ा बहुत इस विषय का अध्ययन करते हैं, किसानों की अर्थव्यवस्था के बारे में जो भी जानकारी रखते हैं, उन सबको मालूम है कि केवल खेती के आधार पर किसान का जीना संभव नहीं होता है। उसे खेती के साथ में एडिशनल व्यवसायों की आवश्यकता होती है, जो खेती से संबंधित हो। तो बागवानी है, मछली पालन है, रेशम कीटक पालन है। साथ में कांग्रेस ने डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद को भी महत्व देने का तय किया है, और उन्होंने कहा है अपने घोषणा पत्र में कि 5 साल में डेयरी का और पोल्ट्री का उत्पाद दुगना किया जाएगा।
अब ये दुगना किया जाएगा, ये कह सकते हैं, और ये अमल में भी आ सकता है, क्योंकि आज जो किसान इसका उत्पाद करता है वो इसकी खपत बहुत कम करता है, यानी खुद के लिए कम इसका उपयोग करता है, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है। वो डेयरी उत्पादों का भी कम से कम उपयोग करता है, पोल्ट्री का भी कम से कम उपयोग करता है, क्योंकि आज इसके ऊपर खर्च करने की उसकी क्षमता नहीं है। लेकिन उसका अगर उत्पाद बढ़ेगा, यानी उत्पादन उसका उसको ज्यादा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा एमएसपी के कारण, तो नेचुरली वो इस पर ज्यादा खर्चा कर पाएगा। आखिरी में हमारे देश में 60% लोग देहात में रहते हैं और वो सही माने में बड़े खरीदार हो सकते हैं। तो इसलिए 5 सालों में डेयरी का और पोल्ट्री का उत्पाद दुगना होना संभव है और उसकी उतनी खपत भी होना संभव है। आखिरी में 2 चीजें बहुत ही महत्व की इसमें कही गई है। हम सभी जानते हैं, शायद नई पीढ़ी को यह बात मालूम नहीं होगी, जिन दिनों में मैं स्कूल और कॉलेज में पढ़ता था, उन दिनों में हमारा देश अनाज के बारे में स्वयंपूर्ण नहीं था। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे घर में काफी जमीन थी, इसके बावजूद अनाज कंट्रोल से लेना पड़ता था, डिस्ट्रिक्ट बंदी होती थी। मैं वर्धा जिले में रहता था, वर्धा जिले को सटकर ही चंद्रपुर जिला, जो आज का गढ़चिरौली भी है, वहां बहुत चावल का उत्पाद होता था, लेकिन वर्धा में चावल उपलब्ध नहीं थे। कंट्रोल के माध्यम से जिस भी ढंग के चावल मिलते थे वो हमें खरीदने पड़ते थे। वहां से लेकर तो आज बफर स्टॉक तक हमने प्रवास किया है। 1965 का जब युद्ध हुआ तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आह्वान किया था कि हर शनिवार को शाम को हर व्यक्ति उपवास रखे, ताकि एक समय का खाना हम बचा पाए। और सब लोगों ने तब करीबन साल भर इस ढंग का उपवास रखा था। तो कहने का मतलब ऐसा है कि तब हमारी जनसंख्या कम होने के बावजूद हम हमारी जनसंख्या को आवश्यक है उतना उत्पाद नहीं कर पाते थे। आज हम एक्सेस उत्पाद कर पाते हैं। तब 60 करोड़ की जनसंख्या थी, आज 140 करोड़ की जनसंख्या है। इसके बावजूद ये उत्पाद इतना बढ़ चुका है। और इसके पीछे भारत ने जो महत्व के कदम उठाए थे, वे कदम थे कृषि महाविद्यालय, संशोधन महाविद्यालय, अलग अलग ढंग के कृषि यूनिवर्सिटीज निर्माण की गई, पशु चिकित्सालय, उनके महाविद्यालय, उनके यूनिवर्सिटीज तैयार की गई। और उस माध्यम से जो हमने क्रांति की, जिसको बाद में हमने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ये शब्द दिए हैं। हरित क्रांति यानी खेती की उपज के बारे में जो हमने क्रांति की, उसको हरित क्रांति कहते हैं, अनाज का और बाकी चीजों का उत्पाद बढ़ाना। और श्वेत क्रांति यानी दूध बड़े पैमाने पर पैदा करना, इसको हम श्वेत क्रांति कहते हैं। ये दोनों जिस माध्यम से हमने प्राप्त किए थे, वो बात यहां फिर से दोहराई गई है और कहा गया है कि हर जिले में कृषि महाविद्यालय होगा और एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित होगा। आज हमारे हर जिले में नहीं है। इसमें से 2 चीजें होगी, दोनों क्षेत्र के लिए अच्छे ज्ञानी पशु डॉक्टर्स उपलब्ध होंगे। कृषि महाविद्यालय के माध्यम से कृषि संशोधक उपलब्ध होंगे, साथ में अच्छे ज्ञान वाले लड़के उपलब्ध होंगे, उनको भी काम मिलेगा। उसी के साथ में कांग्रेस कृषि में अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त पोषण को 5 वर्षों में दोगुना करेगी। यानी कृषि संशोधन के लिए वे बड़े पैमाने पर वित्त उपलब्ध करा देना चाहती है और 5 साल में उसको दोगुना करना चाहती है। यानी संशोधन पर बड़े पैमाने पर खर्चा भी किया जाएगा और उससे पूरे देश का उत्पाद भी बढ़ाया जाएगा। जो भी किसानों के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आश्वासन दिया है, ये आश्वासन बहुत ही क्रांतिकारक आश्वासन है।
हालांकि घोषणा पत्र, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि घोषणा पत्र ये घोषणा पत्र होता है, वो अमल में लाया ही जाता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन अभी कांग्रेस में राहुल गांधी जी है और उन्होंने ये क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश की है कि वो जो आश्वासन लोगों को देते हैं वो अमल में लाते हैं, उनकी सरकारें अमल में लाती है। इसलिए केंद्र में अगर कांग्रेस एक महत्व के पोजीशन पर आती है, इंडिया गठबंधन का सत्ता में आना होता है और इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनती है, तो डेफिनेटली ये सभी फायदे भारतीय जनता को मिल पाएंगे और इस देश में 60% कृषि क्षेत्र में जो जनता है उसका इसका फायदा मिलना, इसका मतलब पूरे देश को फायदा मिलना है और एक अलग ढंग से ये अर्थव्यवस्था इस देश की निकल पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।